करने से पहले दोस्तों मैं आप लोगों को अपने JIB 2023 के टारगेट JIB 2023 प्रोग्राम के बारे में बताना चाहता हूँ। ये बेसिकली पेड कोर्स है जो कि न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंगली लॉन्च किया गया है। इसमें हम लोग 4 सब्जेक्ट को स्टडी कर रहे हैं। पहला है हम लोग RBWM, दूसरा है IFS, तीसरा PPP और चौथा है AFM। तो फ्रेंड्स, इस पार्टिकुलर पेड कोर्स में आपको यूनिट वाइज थ्योरी वीडियोज़, यूनिट वाइज थ्योरी PDF, यूनिट वाइज MCQ वीडियोज़, यूनिट वाइज MCQ PDF मिलेंगे। और दोस्तों हमारे पास इसके लिए 2 प्लान्स अवेलेबल हैं, वीडियोज़ प्लस PDF, कॉस्ट ₹500 पर सब्जेक्ट एंड PDF कॉस्ट ₹200 पर सब्जेक्ट। और यदि आप चारों सब्जेक्ट का वीडियोज़ और PDF लेंगे तो आपको 1800 पड़ेगा, और यदि केवल चारों सब्जेक्ट का PDF लेंगे तो 700 पड़ेगा आफ्टर गेटिंग 10% डिस्काउंट। तो परचेज यू नीड टू व्हाट्सएप मी ऑन दिस नंबर। यूनिट नंबर 10 दैट इज क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड की थ्योरी पोर्शन को वी आर गोइंग टू डिस्कस आवर यूनिट नंबर 10 क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड थ्योरी पोर्शन. So friends, before discussion, let us introduce what are the topic that we are going to study. So in this unit दोस्तों हम लोग क्रेडिट कार्ड, चार्ज कार्ड, प्रीपेड कार्ड, डेबिट कार्ड, co-branded card, contactless card. So these are the topic that we are going to discuss in this particular unit. Very important unit दोस्तों. From this unit you can expect case study also. We will discuss. We will have a separate lesson on case study. हमारे पास केस स्टडी का सेपरेट लेसन होगा जो कि मैं पेड मेंबर को प्रोवाइड करूंगा. इस पे 5 मार्क्स का केस स्टडी पूछा जाता है क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड से. फिक्स क्वेश्चन है क्रेडिट कार्ड से खासकर. चलिए, तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से. सो फ्रेंड्स, अब कोई भी परचेज इज़ कंप्लीट व्हेन द प्राइस और वैल्यू ऑफ द परचेज इज़ पेड विथ मनी और चेक. कोई भी परचेज को कंप्लीट कब माना जाता है कि जब उस परचेज का प्राइस है, उस परचेज का जो वैल्यू है वो आपने मनी से या चेक से पे कर दिया है. ऐसा इसलिए क्योंकि गुड्स और वैल्यू को आप मनी के टर्म्स में वैल्यू करते हैं, राइट. गुड्स और प्रोडक्ट को आप मनी के टर्म्स में वैल्यू करते हैं. तो मनी जो है एक स्टैंडर्ड का फंक्शन परफॉर्म करता है. मनी इज़ अ स्टोर ऑफ वैल्यू, मनी इज़ अ मेजरमेंट ऑफ वैल्यू, मनी इज़ अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. So money can do several things, like it is a function of a standard, it is a store of value, it is measurement of value, it is medium of exchange. So likewise, similar to check, there are other money like instrument which perform one or meaning of the money function. चेक से सिमिलर दोस्तों कुछ मनी लाइक इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो कि मनी के फंक्शन को परफॉर्म करते हैं. मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ. जैसे मान लीजिए कि एक डिपॉजिट अकाउंट है, तो डिपॉजिट अकाउंट किस चीज़ का फंक्शन परफॉर्म करता है? स्टोर ऑफ वैल्यू का, क्योंकि डिपॉजिट अकाउंट आपके वैल्यू को, मनी के वैल्यू को स्टोर करता है, राइट. उसके अलावा दोस्तों चेक्स और ट्रैवलर चेक्स जो है ये बहुत ही पॉपुलर है एज ए पेमेंट सिस्टम फॉर लॉन्ग टाइम नाउ. चेक्स एंड ट्रैवलर चेक्स हैव बीन पॉपुलर एज ए पेमेंट सिस्टम फॉर लॉन्ग टाइम नाउ. रिसेंट ईयर में देखा गया है कि एक दूसरा फॉर्म ऑफ पेमेंट जो है सेंटर स्टेज दे रहा है बैंकिंग का. वो कौन सा है? डिजिटल पेमेंट. अब बात करते हैं दोस्तों क्रेडिट कार्ड की. तो दोस्तों क्रेडिट कार्ड परफॉर्म द रोल ऑफ मनी विद रिस्पेक्ट टू ट्रांजेक्शन. क्रेडिट कार्ड भी मनी का ही रोल परफॉर्म करता है, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में? ट्रांजेक्शन के रिस्पेक्ट में, ठीक है. तो कैसे? आप देखिए, ट्रांजैक्शन के रिस्पेक्ट में तो क्रेडिट कार्ड मनी की तरह हो सकता है. इट कैन बी लाइक मनी, इट इज़ यूज टू कंप्लीट ट्रांजैक्शन एंड एज अ मीन ऑफ पेमेंट. क्रेडिट कार्ड जो है, क्रेडिट कार्ड से आप ट्रांजैक्शन को कंप्लीट कर सकते हैं और ये एक पेमेंट का मीन्स, माध्यम हो सकता है. दोस्तों मनी का एक्सेप्टेबिलिटी होता है, राइट. मनी का क्या होता है? एक्सेप्टेबिलिटी होता है, क्योंकि ये गवर्नमेंट के द्वारा बैक किया जाता है. मनी का एक्सेप्टेबिलिटी क्यों है दोस्तों? क्योंकि गवर्नमेंट जो है इसको बैक करती है. क्योंकि यदि गवर्नमेंट बैक नहीं करेगी तो कोई एक्सेप्टेबिलिटी नहीं होगा. चेक्स है, जो पे ऑर्डर्स हैं, उसको एक्सेप्ट किया जाता है मीन्स ऑफ पेमेंट एज दे आर बैक्ड बाय बैंक. अब देखिए, मनी को क्यों एक्सेप्ट किया गया? क्योंकि सरकार उसको बैक कर रही है. चेक्स और पे ऑर्डर को क्यों बैक किया गया? क्योंकि बैंक उसे बैक कर रही है. इसका मतलब ये शो कर रहा है दोस्तों कि आपको यदि किसी चीज़ को मीन्स ऑफ पेमेंट को एक्सेप्ट करना है तो उसका मीडियम, उसका इंस्ट्रूमेंट एक स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन के द्वारा बैक किया जाना चाहिए और उसका वाइड एक्सेप्टेबिलिटी होना चाहिए. तो जैसे एग्जांपल में मैंने आपको बताया कि मनी को एक्सेप्ट इसलिए किया जाता है क्योंकि सरकार उसे बैक करती है. चेक्स और पे ऑर्डर को इसलिए बैक किया जाता है क्योंकि बैंक उसे बैक करती है. तो किसी भी चीज़ को यदि आपको पेमेंट ऑफ मीन्स ऑफ पेमेंट के रूप में एक्सेप्ट करना है तो एक स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन के द्वारा बैक किया जाना चाहिए और दोस्तों उसका वाइड एक्सेप्टेबिलिटी भी होना चाहिए, ठीक है. उसके बाद दोस्तों क्रेडिट कार्ड के केस में ऐसा एक्सेप्टेबिलिटी कहाँ से आता है? जैसे मैंने आपको 2 केसेस बताए ऊपर. पहला केस बताया आपको चेक्स एंड पे ऑर्डर का, और दूसरा केसेस मैंने आपको बताया मनी का. तो कौन बैक कर रहा है ये मैंने आपको बताया. लेकिन क्रेडिट कार्ड के केस में ऐसा एक्सेप्टेबिलिटी जो है बैंक्स के द्वारा इनेबल किया जाता है और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के द्वारा इनेबल किया जाता है. यानी क्रेडिट कार्ड को बैक कौन कर रही होती है? बैंक बैक कर रही होती है, राइट. और दोस्तों ये सपोर्ट किया जाता है नेटवर्क ऑफ पेमेंट सर्विसेज लाइक वीज़ा, मास्टर कार्ड एक्सेट्रा.
तो अब दोस्तों इसमें बहुत सारे पेमेंट सर्विसेज आते हैं, नाम सुन लीजिए उसका, वीज़ा, मास्टर कार्ड, अमेरिकन एक्सप्रेस एंड रुपे। ठीक है, तो क्रेडिट कार्ड को बैक कौन करती है? क्रेडिट कार्ड को बैक करती है बहुत सारी बैंकें, बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, और दीज आर सपोर्टेड बाय अ नेटवर्क ऑफ पेमेंट सर्विसेज लाइक वीज़ा, मास्टर कार्ड, अमेरिकन एक्सप्रेस एंड रुपे। तो दोस्तों हाई क्रेडिबिलिटी, इन द व्यू ऑफ द हाई क्रेडिबिलिटी, जो कि बैंक के द्वारा बैक करने पे आता है, ठीक है, और दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के द्वारा बैक करने पे आता है, तो क्रेडिट कार्ड जो है एक पॉपुलर मीन्स ऑफ पेमेंट का स्टेटस एंजॉय करता है। तो कोई भी चीज़ मीन्स ऑफ पेमेंट तभी एक्सेप्ट किया जाएगा जब उसको बैक किया जाएगा एक स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन के द्वारा, राइट। ये बात को आपको ध्यान रखना है। और मैंने आपको यहाँ पे बताया कि क्रेडिट कार्ड के केस में बैंक उसे बैक करती है, उसके अलावा उसको सपोर्ट किया जाता है बहुत सारे पेमेंट सर्विस के नेटवर्क से, जैसे वीज़ा, मास्टर कार्ड, अमेरिकन एक्सप्रेस वे, रुपे एक्सेट्रा। अब बात करते हैं दोस्तों क्रेडिट कार्ड की बिजनेस की। तो भारत में बैंक्स को परमिशन दिया गया है कि क्रेडिट कार्ड का बिजनेस कर सकती है, चाहे डिपार्टमेंटली करे या फिर सब्सिडरी कंपनी करे। ठीक है, तो बैंक जो है क्रेडिट कार्ड के बिजनेस कर सकती है डिपार्टमेंटली या थ्रू अ सब्सिडरी कंपनी। और दोस्तों बैंक इसके अलावा डोमेस्टिक क्रेडिट कार्ड के बिजनेस को भी अंडरटेक कर सकती है। वो कैसे अंडरटेक कर सकती है? तो टाई अप अरेंजमेंट में जा सकती है, किसी दूसरे बैंक के साथ टाई अप में चले जाए, राइट। मान लीजिए कोई एक बैंक है जिसके पास पहले से ही क्रेडिट कार्ड इशू का अरेंजमेंट है, तो हो सकता है कि कोई दूसरी बैंक जो है डोमेस्टिक क्रेडिट कार्ड बिजनेस जो है उसके साथ टाई अप कर ले, राइट। तो लेकिन दोस्तों आरबीआई का प्रायर अप्रूवल ज़रूरी नहीं है बैंकों के लिए जो कि क्रेडिट कार्ड बिजनेस को लेना चाहते हैं, अंडरटेक करना चाहती है। तो यहाँ पे आरबीआई का कोई रोल नहीं आता है, अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चाहे वो इंडिपेंडेंटली ले या वो टाई अप में ले। मैंने 2 केस बताया ना आपको कि बैंक चाहे तो क्रेडिट कार्ड बिजनेस इंडिपेंडेंटली ले सकती है, ठीक है, डिपार्टमेंटल वाइज या सब्सिडरी कंपनी से अपना, मान लीजिए कोई सब्सिडरी कंपनी इस्टेब्लिश कर ले। और दूसरा केस क्या बताया कि बैंक जो है दूसरे कंपनी के साथ टाई अप भी कर सकती है। तो चाहे वो इंडिपेंडेंटली ले या टाई अप करे, आरबीआई की परमिशन लेने की आवश्यकता, आरबीआई की अप्रूवल लेने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों एक एक पॉइंट को मैं क्लियर करते चल रहा हूँ। आपको यदि इस तरह का वीडियोस चाहिए, इफ़ यू वांट सच टाइप ऑफ वीडियोस फॉर ईच एंड एवरी यूनिट, you need to have paid plan, okay, and for paid plan you need to WhatsApp me on the number which is shown on the, you can see the number, okay, and I will provide you such type of videos where each and every concept will be clear, the theory, you need not to have any book, आपको किसी बुक की ज़रूरत नहीं है। जो भी मैं आपको नोट्स के रूप में प्रोवाइड करूँगा that is more than sufficient and this plan will be valid until you pass the examination। चलिए, तो एक चीज़ समझाया आपको। दूसरी बात ये ध्यान रखिएगा कि 100 करोड़ का वैसा बैंक जिसका नेटवर्थ 100 करोड़ का हो या उसके ऊपर का हो, वही क्रेडिट कार्ड के बिजनेस को कर सकती है। दोस्तों जो मेन पॉइंट है उसको ध्यान रखिए। 100 करोड़ का नेटवर्थ होना बहुत ज़रूरी है क्रेडिट कार्ड के बिजनेस को करने के लिए। उसके बाद दोस्तों सब्सिडरी को सेट करना ताकि क्रेडिट कार्ड बिजनेस को कर सके, उसमें दोस्तों आरबीआई का अप्रूवल का रिक्वायरमेंट है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्रेडिट कार्ड बिजनेस करने में आरबीआई का अप्रूवल की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन सब्सिडरी आप सेट कर रहे हैं, जैसे एसबीआई अपना कोई एक सब्सिडरी सेट कर लिया कि वो क्रेडिट कार्ड को डील करेगा, तो वहाँ पे आरबीआई का अप्रूवल की रिक्वायरमेंट है। तो सभी बैंकों के पास अपना एक वेल डॉक्यूमेंटेड पॉलिसी होना चाहिए, एक फेयर प्रैक्टिस कोड होना चाहिए क्रेडिट कार्ड के ऑपरेशन के रिगार्डिंग। ठीक है, क्रेडिट कार्ड ऑपरेशन ऑफ सच नॉन बैंक एंटिटी। तो देखिए, अब मान लीजिए कि एक बैंक ने अपना सब्सिडरी को बनाया क्रेडिट कार्ड बिजनेस के लिए, सो एवरी बैंक should have a well documented policy, it should have a fair practice code for credit card operation of such non bank entity, ताकि उसको रेपुटेशन रिस्क से प्रोटेक्ट कर सके, क्योंकि बैंक का अपना रेपुटेशन होता है। यदि मान लीजिए कुछ ऐसा सिचुएशन एराइज हो गया जिसके कारण उसका रेपुटेशन पे रिस्क आ जाएगा दोस्तों, उसको अवॉइड करने के लिए बैंकों के पास क्या होना चाहिए, फेयर प्रैक्टिस कोड होना चाहिए, वेल डॉक्यूमेंटेड पॉलिसीज़ होनी चाहिए। बैंक क्रेडिट कार्ड इशू करे जिसके अंदर को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड आएगा, कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड आएगा। कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड एम्प्लॉय को दिया जाता है, ठीक है, तो को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड जो है एम्प्लॉय को दिया जाता है, कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड कॉर्पोरेट कस्टमर को दिया जाता है, और एड्स ऑन क्रेडिट कार्ड होता है। तो आपको मैंने डिफरेंट टाइप्स के क्रेडिट कार्ड के बारे में बताऊँगा, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों ड्यू डिलिजेंस और ऑन द नॉन बैंकिंग एंटिटी इज़ टू बी कैरिड आउट टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ अगेंस्ट द रेपुटेशन रिस्क। जो नॉन बैंक एंटिटी है उनके ड्यू डिलिजेंस को करना बहुत ज़रूरी है ताकि उनको रेपुटेशन रिस्क से प्रोटेक्ट कर सकें, ठीक है, क्योंकि ऐसे रिस्क से नॉन बैंकिंग एंटिटी एक्सपोज रहती है। तो दोस्तों कार्ड को क्लासिफाई कर सकते हैं इशुएंस के बेसिस पर, यूजेज के बेसिस पर, पेमेंट के बेसिस पर। कार्ड होल्डर जो है कार्ड होल्डर को कैसे इशू किया गया, कैसे वो यूज कर रहा है, कैसे वो पेमेंट कर रहा है, इस बेसिस पे कार्ड को आप क्या कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं।
तो दोस्तों तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे एक पॉइंट है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कार्ड। तो कार्ड्स का 3 टाइप क्या है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और प्रीपेड कार्ड। ओके, सो 3 टाइप्स ऑफ कार्ड क्या है दोस्तों, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और प्रीपेड कार्ड। तो डेबिट कार्ड कौन इशू करती है, डेबिट कार्ड बैंक इशू करती है, ठीक है, और वो बैंक के अकाउंट से लिंक होता है। डेबिट कार्ड कौन इशू करती है दोस्तों, बैंक इशू करती है और बैंक के अकाउंट से लिंक होता है। क्रेडिट कार्ड बैंक इशू करती है या दूसरे इशू करती है जो कि आरबीआई के द्वारा अप्रूवल मिलता है। जो क्रेडिट लिमिट सैंक्शन किया जाता है किसी कार्ड होल्डर को, वो एक रिवॉल्विंग लाइन ऑफ क्रेडिट के फॉर्म में होता है। उसे क्या कहते हैं, रिवॉल्विंग लाइन ऑफ क्रेडिट। दोस्तों यहाँ से सवाल पूछा जा सकता है कि क्रेडिट लिमिट किस फॉर्म में होता है, तो आंसर होगा रिवॉल्विंग लाइन ऑफ क्रेडिट के फॉर्म में। जैसे बैंक लोन सैंक्शन करती है ना, तो ठीक है, तो वो उसी तरह क्रेडिट लिमिट जो सैंक्शन किया जाता है वो भी होता है रिवॉल्विंग लाइन ऑफ क्रेडिट के फॉर्म में। और दोस्तों ये हो सकता है कि बैंक अकाउंट से लिंक हो या नहीं लिंक हो, जो भी हो सकता है, ठीक है, ये बात को ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों जो प्रीपेड कार्ड होता है वो कौन इशू करती है, वो बैंक इशू करती है या नॉन बैंक इशू करती है अगेंस्ट वैल्यू पेड इन एडवांस बाय द कार्ड होल्डर। तो कार्ड होल्डर ने पहले ही पैसा दे दिया, एडवांस में पैसा दे दिया, तब वो क्या इशू करती है, प्रीपेड कार्ड इशू करती है, ठीक है। और उसका जो वैल्यू रहता है उस कार्ड में लिखा रहता है, जैसे, और ये इशू किया जाता है स्मार्ट कार्ड के फॉर्म में, जैसे चिप कार्ड हो गया, मैग्नेटिक स्ट्राइप कार्ड हो गया, इंटरनेट अकाउंट हो गया, इंटरनेट वॉलेट हो गया, मोबाइल अकाउंट हो गया, मोबाइल वॉलेट हो गया, पेपर वाउचर हो गया, तो इसे कहते हैं हम लोग प्रीपेड कार्ड। तो हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्ड को डिस्कशन कर रहे हैं। डेबिट कार्ड समझा दिया, क्रेडिट कार्ड समझा दिया, और दोस्तों प्रीपेड कार्ड आपको मैंने समझा दिया। अब ज़रा बात करते हैं चार्ज कार्ड की। चार्ज कार्ड क्या होता है दोस्तों, एक चार्ज कार्ड एक कस्टमर को अलाउ करता है कि वो कॉस्ट ऑफ परचेज मेड ऑन द कार्ड को डिफ़र कर सके। देखिए, जो भी आपने परचेजिंग कॉस्ट है, आपका जो परचेजिंग कॉस्ट है कार्ड पे, उसको आप डिफ़र कर सकते हैं जब तक पेमेंट साइकिल ख़त्म नहीं हो जाए। तो अकॉर्डिंगली अ कार्ड होल्डर हैज़ अ फिक्स पीरियड टू सेटल द बिल इन अ फुल। तो जो कार्ड होल्ड कर रहे हैं, जो चार्ज कार्ड को होल्ड कर रहे हैं, उनके पास एक फिक्स टाइम रहता है कि वो बिल को पूरा का पूरा सेटल कर दें। तो दोस्तों ये जो चार्ज कार्ड अकाउंट होता है ना, वो कस्टमर के अकाउंट से लिंक नहीं होता है, डायरेक्टली लिंक नहीं होता है। मान लीजिए कस्टमर का सेविंग अकाउंट है या करंट अकाउंट है, उससे चार्ज कार्ड डायरेक्टली लिंक नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि कस्टमर को अलाउ करता है कि आप कॉस्ट के परचेज कॉस्ट को डिफ़र कर सकते हैं जब तक पेमेंट साइकिल ख़त्म नहीं होता है। पेमेंट साइकिल ख़त्म होगा तब तो पेमेंट करना ही है, पेमेंट साइकिल ख़त्म होने तक आप उसके कॉस्ट को डिफ़र कर सकते हैं, ठीक है। और दोस्तों बहुत सारे कार्ड में क्या होता है ना, इट इज़ पॉसिबल टू लिंक द टू बाय मीन्स ऑफ अ डायरेक्ट डेबिट पेमेंट, है ना। चलिए, तो आपको मैं चार्ज कार्ड और क्रेडिट कार्ड के बीच में डिफरेंस क्लियर करता हूँ। देखिए, क्रेडिट कार्ड में क्या होता है, मिनिमम अमाउंट ड्यू होता है। चार्ज कार्ड में क्या होता है, फुल पेमेंट होता है। क्रेडिट कार्ड में क्या होता है कि स्पेंडिंग लिमिट डिफाइन होता है कि हाँ आप इतना ही खर्चा कर सकते हैं। चार्ज कार्ड में स्पेंडिंग लिमिट सेट नहीं किया जाता। क्रेडिट कार्ड में रोलिंग बैलेंस होता है, ठीक है। आपको मैंने बताया ना, रिवॉल्विंग लाइन ऑफ क्रेडिट पे होता है, रोलिंग बैलेंस होता है। चार्ज कार्ड में कोई रोलिंग बैलेंस अलाउ नहीं होता है, ठीक है। तो ये सब पॉइंट ध्यान रखिएगा। मिनिमम अमाउंट ड्यू, MAD जिसे कहते हैं, ठीक है। फिर चार्ज कार्ड में फुल पेमेंट करना होता है। तो ये सब पॉइंट ध्यान रखना है आपको, क्रेडिट कार्ड और चार्ज कार्ड में क्या बेसिक डिफरेंस है। अब बात करते हैं दोस्तों प्रीपेड कार्ड की। तो प्रीपेड कार्ड को इशू किया जाता है इस ऑब्जेक्टिव के साथ कि वो नॉन बैंक ऑडियंस को सर्विस प्रोवाइड करे और कार्ड मार्केट में एक्सटेंशन प्रोवाइड करे। सो प्रीपेड कार्ड आर इशूड विद द ऑब्जेक्टिव टू ऑफर अ सर्विस टू द अनबैंक्ड ऑडियंस एंड टू एक्ट एज एन एक्सटेंशन ऑफ द कार्ड मार्केट। तो प्रीपेड कार्ड को इशू किया जाता है सोलो बेसिस पे या को ब्रांडेड बेसिस पे। किसके साथ, बैंक के साथ, एज अ फिजिकल कार्ड, वर्चुअल कार्ड एंड मोबाइल वॉलेट, ठीक है। तो NPCI दोस्तों, NPCI क्या होती है, ठीक है। तो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ये रुपए प्रीपेड कार्ड इशू करती है अलग अलग वेरिएंट का। तो गिफ्ट कार्ड हो सकता है, पेरोल कार्ड हो सकता है, स्टूडेंट कार्ड हो सकता है, वर्चुअल कार्ड हो सकता है, ठीक है। तो उससे क्या कहते हैं, रुपए प्रीपेड कार्ड ऑफ डिफरेंट वेरिएंट। अब दोस्तों ये जो प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट है वो क्या होता है, प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट, PPI क्या हो गया, प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट। तो दोस्तों PPI पेमेंट इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि कैसे फैसिलिटेट करता है, पहला परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विस, यानी जिससे आप गुड्स एंड सर्विस को परचेज कर सकते हैं। किससे परचेज कर सकते हैं, प्रीपेड पेमेंट कार्ड से। दूसरा, आप रेमिटेंस फैसिलिटी करवा सकते हैं, रेमिटेंस मतलब पैसा का लेन देन कर सकते हैं। तीसरा, फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं अगेंस्ट द वैल्यू स्टोर्ड ऑन सच इंस्ट्रूमेंट, मतलब ऐसे कार्ड पे जो वैल्यू स्टोर्ड रहेगा उसके अगेंस्ट आप क्या क्या कर सकते हैं, गुड्स एंड सर्विस परचेज कर सकते हैं, फाइनेंशियल सर्विस परचेज कर सकते हैं, रेमिटेंस फैसिलिटी करवा सकते हैं, फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये सभी फैसिलिटीज़ आपको मिलती है किसके माध्यम से, प्रीपेड परचेज कार्ड यानी PPI के माध्यम से,
प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो ये सभी हमारे प्रीपेड कार्ड्स के पार्ट हैं। प्रीपेड कार्ड्स का मतलब ऑब्जेक्टिव यही है कि वो अनबैंक ऑडियंस हो, वैसे ऑडियंस जिनके पास बैंक है ही नहीं, जिनके पास बैंक अकाउंट है ही नहीं, उनको सर्विस प्रोवाइड कर सकें। ठीक है, और एक कार्ड मार्केट का एक्सटेंशन के रूप में आता है। तो दोस्तों ये 3 से ध्यान रखिएगा। प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप गुड्स एंड सर्विस परचेज कर सकते हैं, आप रेमिटेंस का फैसिलिटी ले सकते हैं, आप फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो पीपीआई जो इशू किया जाता है किसी भी कंट्री में, उसको 3 टाइप में क्लासीफाई किया जाता है। पीपीआई का 3 टाइप होता है। पीपीआई का फुल फॉर्म प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट। मैं बार बार रिपीट करूँगा चीज़ों को, मैं आपको रिवाइज़ करवाऊँगा ताकि आपके दिमाग में ये चीज़ बैठ जाए। तो पीपीआई का 3 पार्ट होता है। पहला होता है क्लोज सिस्टम पीपीआई, दूसरा होता है सेमी क्लोज सिस्टम पीपीआई, तीसरा होता है ओपन सिस्टम पीपीआई। और दोस्तों ये जो पीपीआई है ना, उसको या तो आप कार्ड के फॉर्म में या वॉलेट के फॉर्म में इशू कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग क्लोज सिस्टम पीपीआई की। व्हाट इज़ क्लोज सिस्टम ऑफ पीपीआई? तो ये जो क्लोज सिस्टम पीपीआई होता है दोस्तों, दीज आर इशूड बाय एन एंटिटी। जैसे मान लीजिए रिलायंस ट्रेंड, टेक एन एग्जाम्पल ऑफ रिलायंस ट्रेंड। So these closed system PPI are issued by an entity for facilitating the purchase of goods and services from that entity only. That means what? इसका मतलब ये हुआ दोस्तों, इट मीन्स कि ये जो क्लोज सिस्टम PPI होता है, इसको इशू किया जाता है वैसे एंटिटी के द्वारा जो कि गुड्स एंड सर्विस परचेज कर सके केवल उसी एंटिटी से। मतलब रिलायंस ट्रेंड ने मान लीजिए इशू किया, तो आप रिलायंस ट्रेंड से ही उस गुड्स एंड सर्विस को परचेज कर सकते हैं। और यहाँ पे दोस्तों कैश को विड्रॉ नहीं कर सकते, यू कांट विड्रॉ द कैश, राइट। इसे कहते हैं क्लोज, इसी नाम रखा गया है क्लोज। क्लोज मतलब क्या हुआ, कुछ चीज़ आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। क्या नहीं अलाउ किया जाएगा? कैश विड्रॉल नहीं अलाउ किया जाएगा। और जिस एक पार्टिकुलर कंपनी के लिए ही ये पार्टिकुलर पीपीआई होता है। तो दीज इंस्ट्रूमेंट कैन नॉट बी यूज फॉर पेमेंट और सेटलमेंट फॉर थर्ड पार्टी सर्विस। सो यू कांट यूज दिस टाइप ऑफ पीपीआईज फॉर थर्ड पार्टी सर्विस, राइट। एंड द इशुएंस एंड द ऑपरेशन ऑफ सच इंस्ट्रूमेंट इज नॉट क्लासिफाइड एज पेमेंट सिस्टम। सो इसको इस तरह के इंस्ट्रूमेंट को इशू करना और इस तरह के इंस्ट्रूमेंट को ऑपरेट करना वो पेमेंट सिस्टम का पार्ट नहीं होता है। और यहाँ पे दोस्तों आरबीआई का अप्रूवल या ऑथराइजेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो दोस्तों मैं आपको सिंपल शब्द में समझाऊँ कि सीसी क्लोज सिस्टम पीपीआई को कौन इशू करता है, तो नॉन बैंक इशू करती है। जैसे दिल्ली मेट्रो आप ले सकते हैं एग्जाम्पल। दिल्ली मेट्रो का जो अपना कार्ड होता है वो बेस्ट एग्जाम्पल है क्लोज सिस्टम पीपीआई का। इसमें कैश विड्रॉल होता है, नॉट अलाउड होता है। इसमें आप कैश विड्रॉ नहीं कर सकते, यू कांट विड्रॉ द कैश, ओके। और इसमें आपको आरबीआई की परमिशन नहीं लेनी होती है। और थर्ड पार्टी यूज़ कर सकते हैं क्या? आप मैं बताइए, दिल्ली मेट्रो का कार्ड लेके आप बिग बाज़ार जाइए और बिग बाज़ार में आप कैन यू परचेज समथिंग इन बिग बाज़ार? नो, यू आर नॉट अलाउड। सो थर्ड पार्टी यूज़ कैन नॉट बी अलाउड। तो 3 शब्द याद रखिएगा। इट इज़, मैं बात कर रहा हूँ क्लोज सिस्टम पीपीआई की, एकदम की वर्ड में आपको समझा रहा हूँ। कौन इशू करता है दोस्तों? नॉन बैंक एंटिटी इशू करती है। कैश विड्रॉल अलाउड है? नहीं अलाउड है। थर्ड पार्टी यूज अलाउड है? नहीं अलाउड है। बस बात खत्म। तो आपको एक चीज़ मैं समझा रहा हूँ, दिस इज हाउ आई टीच in particular lecture, right? You can take help of such type of lecture for each and every unit so that your concept become clear and in examination it become a cakewalk for you to solve such type of problem. Now let us talk about semi closed system PPI. PPI क्या होता है? प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट। अब सेमी क्लोज में क्या होता है दोस्तों कि ये भी PPI बैंक इशू नहीं कर सकती, बैंक इशू नहीं करती, लेकिन आरबीआई का अप्रूवल लेना ज़रूरी है। मतलब, और दोस्तों ये PPI क्यों इशू किया जाता है? ताकि गुड्स एंड, ये देखिए बैंक इशू करेगी या नॉन बैंक इशू करेगी, दोनों इशू कर सकती है, ठीक है। ताकि आप गुड्स एंड सर्विस को परचेज कर सकें। इसमें फाइनेंशियल सर्विस भी आएगा, रेमिटेंस फैसिलिटी भी आएगा। एट अ ग्रुप ऑफ क्लियरली आइडेंटिफाई मर्चेंट लोकेशन। अब यहाँ पे मर्चेंट लोकेशन पहले से ही आइडेंटिफाई किया जाता है, ठीक है। तो जो इशूअर होते हैं दोस्तों, इशूअर और कॉन्ट्रैक्ट थ्रू पेमेंट एग्रीगेटर टू एक्सेप्ट PPI एज पेमेंट इंस्ट्रूमेंट। दिस इंस्ट्रूमेंट डू नॉट परमिट कैश विड्रॉल। हियर ऑल्सो यू आर नॉट परमिटेड टू विड्रॉ कैश irrespective of whether they are issued by बैंक और नॉन बैंक। तो चाहे बैंक इशू करे चाहे नॉन बैंक इशू करे, आप इससे कैश विड्रॉ नहीं कर सकते। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारा सेमी क्लोज सिस्टम PPI है, ये कौन इशू करती है? बैंक इशू कर सकती है, नॉन बैंक इशू कर सकती है। उसमें कौन था दोस्तों? नॉन बैंक ही था। क्लोज में नॉन बैंक ही था, लेकिन सेमी क्लोज में क्या हुआ कि बैंक चाहे नॉन बैंक कोई भी इशू कर सकता है। कैश विड्रॉल अलाउ नहीं है। थर्ड पार्टी यूज हो सकता है, राइट, यू कैन यूज इट थर्ड पार्टी, ठीक है। चलिए, तो दोस्तों ओनली इफ दिल्ली मेट्रो हैव कॉन्ट्रैक्ट विद बिग बाजार। अब जैसे मान लीजिए दिल्ली मेट्रो का कॉन्ट्रैक्ट है बिग बाजार के साथ, ठीक है, तो वहाँ भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट होना ज़रूरी है, ठीक है, तभी जाके आप उसको थर्ड पार्टी यूज़ कर सकते हैं। अब सेमी क्लोज PPI के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। क्या क्या होते हैं? जैसे PPI अप टू 10,000, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो PPI होल्डर का जो मिनिमम डिटेल होता है वो लिया जाता है। अब PPI मान लीजिए कि है 2,000 10,000 से ज़्यादा, तो विथ लोडिंग ओनली फ्रॉम बैंक अकाउंट। और PPI दोस्तों मान लीजिए 1 लाख है,
ठीक है। तो वहाँ पे KYC कंप्लीट करवाना होता है, ठीक है। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या क्या डिटेल हमको लेना पड़ता है मिनिमम डिटेल PPI में, और दूसरा है PPI विथ लोडिंग ओनली फ्रॉम बैंक अकाउंट। सो ये सब हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, जो कि पेड मेंबर को अवेलेबल होगा। सो दोज हु आर पेड मेंबर वी विल गेट एडवांटेज। आई विल टीच ईच एवरीथिंग इन डिटेल इन दिस पार्टिकुलर लेक्चर। नाउ लेट अस रिकॉल। मैं हर एक वीडियो में रिकॉल जरूर करवाता हूँ ताकि आपको चीज़ें क्लियर रहें। वीडियो के शुरुआत में और वीडियो के लास्ट में मैं रिकॉल जरूर सेशन करता हूँ। एक बार रिकॉल करते हैं हम लोगों ने अभी तक क्या क्या पढ़ा क्रेडिट कार्ड टॉपिक से। यू नीड नॉट लर्न एनीथिंग एक्स्ट्रा। जितना मैं बता रहा हूँ दोस्तों, उससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं पढ़ना है, बस आप उसी को रिवाइज कीजिए, कंसेप्ट क्लियर कीजिए, जो मैं MCQs आपको दे रहा हूँ उसको सॉल्व कीजिए। दैट इज़ मोर देन एवर इनफ। तो दोस्तों मैं आपको एक बार समअप करवा देता हूँ क्या क्या पॉइंट हमने आज डिस्कशन किया। सबसे पहले मैंने आपको बताया क्रेडिट कार्ड होता क्या है, कैसे वो क्रेडिट फंक्शन को फैसिलिटेट करता है, और क्रेडिट कार्ड का ट्रांजैक्शन साइकिल क्या होता है। उसके बाद दोस्तों मैंने आपको क्रेडिट कार्ड इंडस्ट्री का ब्रीफ हिस्ट्री बताया कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं, जैसे वीज़ा, मास्टर कार्ड, NPCI, बैंक्स। क्रेडिट कार्ड के अलावा दोस्तों आपको एक ओवरव्यू प्रोवाइड किया गया कि डेबिट कार्ड क्या होता है, कॉन्टैक्टलेस कार्ड हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो क्रेडिट कार्ड एक प्लास्टिक मनी है जिसका प्रीसेट लिमिट होता है, वो डिपेंड करता है कि कस्टमर का क्रेडिट स्कोर क्या है। क्रेडिट स्कोर हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कसन किया था। तो क्रेडिट स्कोर के बेसिस पे लिमिट को डिसाइड किया जाता है, और उस बेसिस पे मर्चेंट इस्टेब्लिशमेंट पे आप परचेज़ का पेमेंट या ATM पे कैश विड्रॉ भी कर सकते हैं। दोस्तों क्रेडिट कार्ड का जो ऑपरेशनल प्रोसेस होता है वो होता है कार्ड को इशू करना, और जैसे कार्ड यूजेज मैच्योर होता है कार्ड यूजेज में, और क्लोज होता है पेमेंट ऑफ क्रेडिट कार्ड ड्यूज से। बैंक बहुत तरह के कार्ड इशू करती है, टारगेटेड वॉल्यूम एंड बिजनेस ऑब्जेक्टिव। पहले वो एप्लीकेंट को स्कैनिंग करती है, क्रेडिट स्कोर पे आती है, और फिर रेलिवेंट कार्ड देती है जो कि उसके क्रेडिट स्कोर से मैच कर रहा होता है। जो कार्ड इशू किया जाता है वो जस्टिफाई तभी होता है जब कार्ड को आप फ्रिक्वेंटली यूज़ करेंगे लिमिट अवेलेबल तक। पेमेंट जो कस्टमर करते हैं क्रेडिट कार्ड यूजेस के लिए वो डिसाइडर होता है रेवेन्यू जनरेशन के लिए। पेमेंट वन टाइम भी हो सकता है, इंस्टॉलमेंट भी हो सकता है। जितना क्रेडिट लिमिट यूज़ करेंगे उतना ही आपका रेवेन्यू होगा। दोस्तों बैंक तरह तरह का कार्ड इशू करती है, जैसे क्लासिक, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, टाइटेनियम, ठीक है। और कोलैबोरेशन जैसे किसी के साथ होता है वीज़ा, मास्टर कार्ड, रुपए। तो ये दो तरह से कर सकती है, प्रोप्राइटरी वे में, और एक होता है को ब्रांडेड कार्ड। ये सब हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे। चलिए तो आज के लेक्चर को हम यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद। यदि आपको इस तरह के वीडियोस चाहिए काइंडली व्हाट्सएप में ऑन दिस नंबर।